नमस्कार पार्थ, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आई कुकस पर। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रमुख संस्कृतियों के बारे में, और ये भी पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग बस इतना देखेंगे कि उसका विस्तार कहाँ तक था। फिर उसके बाद कल हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा उसकी स्थल, उसका सामाजिक और उसका ये सारी चीजें पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, संस्कृतियों के बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले कौन कौन सी संस्कृतियां थी आपके यहाँ पे भारत में, कौन कौन सी संस्कृतियां फैली हुई थी, जो हम लोग आज पढ़ेंगे। प्रमुख संस्कृतियां, प्रमुख संस्कृतियां, संस्कृति मतलब होता है कि आपका रहन सहन, रहने और रहन सहन का तरीका। संस्कृतियां, प्रमुख संस्कृतियां, रहने आपका रहन सहन का तरीका ही आप दर्शाता है कि आपकी देश की संस्कृति कैसी है। जैसे भारत की संस्कृति कैसी है, तो यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन खाने पीने का जो तरीका इन लोगों का है वैसा ही है। आप अगर आप पंजाब में चले जाओगे तो वहाँ पे पोशाक भी अलग मिलेंगे, रहने खाने का तरीका भी मिलेगा अलग। यहीं पे आप दूसरी जगह आओगे तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आओगे तो यहाँ पे भी आपको अलग तरीके से रहने खाने का मिलेगा। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं कि उन लोगों की संस्कृति कैसी है। ठीक है, तो उसे ही संस्कृति कहते हैं। तो संस्कृति, इन संस्कृतियों का पता हम लोगों ने कैसे लगाया, तो कार्बन डेटिंग पद्धति से। तो इन संस्कृतियों का कार्बन डेटिंग पद्धति से पता लगाया तो हम लोगों को पता चला कि ये संस्कृतियां कितने हजार बीसी से कितने हजार बीसी के बीच में ये फैली हुई थी। तो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार, कार्बन डेटिंग के अनुसार, कार्बन डेटिंग के अनुसार ये जो संस्कृतियां थी, ये जो संस्कृतियां थी वो कितने 3000 बीसी से 1000 बीसी तक, 1000 बीसी के बीच तक, 3000 बीसी से 1000 बीसी के बीच की ये सभी संस्कृतियां हैं। जैसे कि सबसे पहली संस्कृति जो आपकी आती है, आहार संस्कृति आती है। आहार संस्कृति, जो आपकी पहली संस्कृति आती है, आहार संस्कृति आती है। आहार संस्कृति सबसे पहली आपकी संस्कृति जो आती थी, आहार संस्कृति आती है। और ये संस्कृति जो आप देख रहे हो, ये संस्कृति आपकी कहां तक फैली हुई थी, तो राजस्थान क्षेत्र तक फैली हुई थी। क्षेत्र में फैली हुई थी। ये आपकी संस्कृति जो थी, ये राजस्थान क्षेत्र तक ये आपकी आहार संस्कृति फैली हुई थी। और आहार संस्कृति में देखा जाए तो आहार संस्कृति का जो समय था वो 2300 बीसी से लेकर के, 2300 बीसी से लेकर के ये 2000 बीसी, इसका समय कैसा था, 2300 बीसी से 2000 बीसी तक ये संस्कृति रही। 2300 बीसी से शुरू हुई और फिर उसके बाद 2000 ये बीसी तक रही थी। लगभग आप देखोगे तो ये संस्कृति 700 वर्षों तक रही। ये संस्कृति, आहार संस्कृति, आहार जो थी ये 700 वर्षों तक क्या राजस्थान क्षेत्र में थी। ठीक है, यानी कि आप देखोगे तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, उससे मिलते जुलते सभी संस्कृतियां सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन ही थी। तो इस संस्कृति की विशेषता क्या है, तो इस संस्कृति की जो विशेषता है वो भी लिख लेते हैं। विशेषता, मैं बोर्ड से इस तरफ इधर इसलिए चला आ रहा हूं क्योंकि आपको देखने में लिखने में दिक्कत ना हो, नहीं तो बीच में मैं खड़ा हो जाऊंगा तो आपको लिखने में दिक्कत हो जाएगी, वर्ड को देखने में, शब्दों को देखने में आपको दिक्कत होगी, इसीलिए मैं किनारे चला जा रहा हूं। इसको आप गुस्सा मत होइएगा, इसीलिए मैं आपके दिमाग को पढ़ ले रहा हूं कि आप क्या करो, इसको देखो। आपको किससे मतलब होना चाहिए, कंटेंट से मतलब होना चाहिए। फिर उसके बाद आप पहले अपने लक्ष्य को ध्यान दो, फिर उसके बाद किसी व्यक्ति को, किसी खास को। ठीक है, तो अब इस आहार संस्कृति की विशेषता क्या थी, तो आहार संस्कृति की विशेषता यही थी कि यहाँ लोग काली मिट्टी से बने बर्तन, काली मिट्टी के बर्तन बनाते थे ना, बनाते और उस पर नक्काशी करते थे।
और उस पर क्या करते थे ये लोग, नक्काशी करते थे, काली मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उस पर क्या करते थे, नक्काशी करते थे। नक्काशी आप देखोगे ना बर्तनों पे, ऐसे ऐसे आपको डिजाइने देखने को मिलेगी, उसे ही नक्काशी कहा जाता है। तो ये लोग काली मिट्टी का, तो आप पूछेगा काली मिट्टी का जो बर्तन कहाँ बनता था, तो आप कहोगे आहार संस्कृति में बनता था। दूसरी विशेषता इसकी यही है कि, दूसरी विशेषता ये है कि ये लोग जो क्या करते थे, तांबे की कृषि के उपकरण बनाते थे। तांबे के कृषि के उपकरण बनाते थे, कृषि के उपकरण बनाते थे। तांबे की कृषि के ये लोग छोटे उपकरण बनाते थे, जैसे खुरपा हो गया, फावड़ा हो गया, हल हो गया, ये सारी चीजें ये लोग क्या करते, कृषि के लिए ये लोग बनाते थे। ठीक है। और दूसरी संस्कृति उसके बाद आती है, दूसरी संस्कृति। दूसरी संस्कृति कौन है, तो जो ये कायथा संस्कृति आई थी, कायथा संस्कृति, उसका नाम क्या है, कायथा संस्कृति। कायथा, कायथा संस्कृति आती है। तो कायथा संस्कृति आपको देखने को यही मिलेगा कि ये विंध्य क्षेत्र तक फैली हुई थी। विंध्य पर्वत देखे हुए, विंध्य पर्वत क्षेत्र तक फैली हुई थी, फैली थी। जैसे आप विंध्य पर्वत क्षेत्र में देखोगे तो आपको उत्तर प्रदेश भी आएगा, महाराष्ट्र भी आएगा, मध्य प्रदेश भी आएगा, गुजरात भी आएगा, राजस्थान भी, ये विंध्य पर्वत क्षेत्र में सभी आते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर के यूपी से लेके एमपी तक ये संस्कृति उत्तर से लेके एमपी, उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश तक ये फैली हुई थी। और इस सभ्यता की जो समय था, इस सभ्यता का जो समय था, समय मैं लिखना भूल गया, आप देख लेना, ठीक है। तो इस सभ्यता का जो समय था, समय, इस सभ्यता का भी समय वही रहा होगा, ठीक है। तो इस सभ्यता का समय जो 2400 बीसी से लेकर के कितना तक, 2000 बीसी तक था। 2000 बीसी तक की सभ्यता की जो क्या था, संस्कृति थी, उसकी उसकी वहां तक किया था, विस्तार था, जो 2400 से लेके 2000 बीसी तक ये सभ्यता रही। ठीक है। तो यहाँ की ये विशेषता क्या थी कि लाल मिट्टी के ये लोग बर्तन बनाते थे। तो विशेषता इसकी यही थी, विशेषता इसकी यही थी कि ये लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यहाँ पे देखोगे तो ये भी लोग बर्तन बनाते थे, लेकिन लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, बनाते थे। और दूसरी चीज यहाँ पे आप लोग देखोगे, दूसरी चीज ये है यहाँ की, तो यहाँ के तांबे के उपकरण और पत्थर के सूक्ष्म उपकरण ये लोग बनाते थे। ये भी लोग तांबे के उपकरण बनाते थे, उपकरण बनाते थे। और फिर उसके बाद पत्थर के छोटे छोटे उपकरण बनाते थे, छोटे छोटे उपकरण बनाते थे। छोटे छोटे पत्थर के छोटे छोटे क्या करते थे ये लोग, उपकरण बनाते थे। तो सूक्ष्म छोटे छोटे उपकरण का मतलब जैसे कि आप देखोगे लॉकेट हो गया, और भी पत्थर के छोटे छोटे आप जो देखोगे तो आप अंगूठियां अंगूठियां, ये सारी चीजें पत्थर से ये लोग क्या करते थे, बनाते थे। छोटे घोड़ा, हाथी, ये सारी चीजें ये लोग उस समय, देखो उस समय ये लोग बनाते थे। तो अब आगे बढ़ते हैं कि अगली संस्कृति देखते हैं। ऊपर हम इसको इरेज कर देता हूँ, और फिर उसके बाद आगे आते हैं कि जौरवे संस्कृति और मारवा संस्कृति के बाद हम बात करेंगे। ठीक है। इसको आप, आज तो आपका जो मदर डे है, और मदर डे आप जानते हो कि हर चीज की रिटायरमेंट हो जाती है। आप देखोगे सरकारी टीचर होगा या सरकारी कोई भी कर्मचारी होगा, चपरासी से लेकर के आप बड़ा अधिकारी जो होता है, जो जज तक, सबकी रिटायरमेंट हो जाती है। लेकिन एक ऐसा एम्प्लॉय है जो आपके घर में रहती है, जो आप मना रहे हो मदर डे, तो वो कभी रिटायर नहीं होती है। और उसके लिए उसका बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, हमेशा छोटा ही रहता है, और कितना भी मोटा हो जाए, हमेशा पतला ही रहता है। तो उसके लिए तो आप दो लाइनें कुछ लिख दो, कह दो, तो ये अच्छा होता है कि माँ को हमेशा आप अपने ऊपर ही रखना, जैसे कि सर्वोपरि ही रखना, क्योंकि वो दुनिया में तो आपको लेके आ जाती है, पर कुछ ही दिनों के लिए वो आपका साथ छोड़ भी देती है। तीसरी संस्कृति आती है आपकी, जो जॉर्वे संस्कृति होती है, जॉर्वे संस्कृति, संस्कृति जॉर्वे संस्कृति की विशेषता ये है कि जॉर्वे संस्कृति दक्कन क्षेत्र पर फैला हुआ था, और ये 15 जो है दक्कन, दक्कन क्षेत्र में फैला था।
दक्कन क्षेत्र आप देखोगे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इधर आप इधर आ जाओगे तो इधर ये सारी चीजें जैसे कि आंध्र प्रदेश भी आ जाएगा, तेलंगाना भी आ जाएगा। जो ये सारी ये दक्कन क्षेत्र यहाँ तक ये सभी फैला हुआ था। जैसे कि इसका समय क्या था, तो समय जो जर्वे संस्कृति का समय जो था 1500 से 1500 बीसी से लेकर के ये 900 बीसी तक 900 बीसी तक रहा। कौन? जॉर्वे संस्कृति रहा। और जॉर्वे संस्कृति की विशेषता यही है कि ये भी लोग क्या करते थे, काली मिट्टी का ये भी लोग प्रयोग करते थे। ये भी लोग काली मिट्टी का बर्तन बनाते थे। काली काली मिट्टी का बर्तन ये लोग बनाते थे, लेकिन काली मिट्टी का बस बर्तन बनाते थे ये लोग, उस पर नक्काशी नहीं करते थे। नक्काशी आपको देखने को कहाँ मिलेगा? आपको नक्काशी आपको देखने को मिलेगा कि आहार संस्कृति में। नक्काशी आपको काली मिट्टी के बर्तनों पर नक्काशी मिलेगा आहार संस्कृति में, लेकिन काली मिट्टी के बर्तन मिलेंगे आपको जर्वे संस्कृति से भी। ठीक है, क्वेश्चन में पूछेगा तो ऐसे सिंपल पूछ सकता है। ठीक है, तो जर्वे संस्कृति में भी काली मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। बर्तन काली मिट्टी के बर्तन बनाते थे ना, काली मिट्टी के ये लोग भी क्या करते थे, बर्तन बनाते थे। और फिर उसके बाद देखा जाए तो ये भी धातु कर्म सबसे प्रमुख बात है, ये तो इंपोर्टेंट करके लिख देना यहीं पे, इंपोर्टेंट धातु कर्म कर्म। जैसे कि रासायनिक पद्धति द्वारा पद्धति द्वारा अयस्कों को शुद्ध करना, शुद्ध करना ये है धातु कर्म। इसे धातु कर्म कहा जाता था कि रासायनिक और भौतिक पद्धतियां जो होती थी उस समय, तो उन पद्धतियों के द्वारा जो लोग क्या करते थे, अयस्कों को, जो मिश्र धातुएं होती थी, उन धातुओं को क्या करते थे ये लोग, शुद्ध करते थे, और उसे ही धातु कर्म कहा जाता था। ये धातु कर्मशाला कहाँ मिलता है, तो धातु कर्मशाला आप सबसे पहले आ जाओगी कहाँ पे, जॉर्वे संस्कृति में। सोचो आज का युग अपने आप को कितना स्मार्ट समझ रहा है, कितना आगे समझ रहा है। उस समय जो समझो पद्धतियां थी जो आपको मिलेंगी, आपको वो सारी चीजें अब देखोगे कितनी डेवलप थी। सोचो 1500 बीसी में ये धातुओं को शुद्ध किया, अयस्कों को शुद्ध किया जा रहा है, उनको अशुद्धि से शुद्ध की तरफ लाया जा रहा है। उस समय रसायनों का प्रयोग किया जा रहा था। सोचो कितने डेवलप रहे होंगे। और आज ये लोग अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा ये हूँ, अपना ओमनिशिएंट समझते हैं, लेकिन उस समय देखो भारत में इतने लोग विद्वान बैठे हुए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि जो है धातु कर्म कर्मशाला जो है कर्म धातु कर्म का ये लोग प्रयोग करते थे। और फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और लिख लेना, इंपॉर्टेंट करके, कि शवों को उत्तर दक्षिण में दफनाने का साक्ष्य मिला हुआ है। साक्ष्य साक्ष्य तो धातु जो है शवों को उत्तर दक्षिण दफनाने का, जो है दक्षिण उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाने का या दफनाने का साक्ष्य कहां से मिलता है, तो आपको जॉर्वे संस्कृति से मिलता है। ये सारी चीजें। चौथी संस्कृति जो आपको देखने को मिलेगा उसे मालवा संस्कृति कहते हैं। मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति आती है। मालवा संस्कृति आप देखोगे तो मालवा संस्कृति आपको मध्य प्रदेश क्षेत्र में ही मिलेगी। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में मिलेगी, मध्य प्रदेश क्षेत्र में फैली थी, क्षेत्र में फैली थी। तो इसका जो समय था वो 1712 ईस्वी तक था। समय इसका कैसा था, इसका समय 1700 से लेकर के 1200 बीसी तक, 1700 बीसी से लेकर के 1200 बीसी तक ये मालवा संस्कृति जो थी ये फैली हुई थी, 500 साल रही होगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इसकी विशेषता ये देखा जाए तो इसकी विशेषता क्या थी, तो ये भी लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ये भी लोग तांबे का प्रयोग करते थे। और सबसे मुख्य विशेषता यही थी कि ये लोग टेराकोटा का भी प्रयोग करते थे। ये भी लोग क्या करते थे, लाल मिट्टी का भी प्रयोग बर्तन बनाते थे, लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे।
बनाते थे। ठीक है, लाल मिट्टी के बर्तन ये लोग क्या करते थे, ये भी लोग बनाते थे। अब कायथा संस्कृति में आप देखोगे तो कायथा संस्कृति में लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अगर क्वेश्चन पूछेगा लाल मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किस संस्कृति में हुआ होती थी, तो कायथा और मारवाड़ दोनों देगा, नहीं तो एक देगा। ठीक है, काली मिट्टी का उपयोग देगा तो काली मिट्टी का नक्काशी कर देगा। तो अगर कहेगा काली मिट्टी पे नक्काशी कहाँ होता था, तो आप आहार पे चले जाइएगा। लेकिन काली मिट्टी पे मिट्टी का बर्तन बनाया जाता था खाली, तो उसमें आ जाएगा ये आपकी जरवे संस्कृति। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करते थे, ये भी लोग तांबे का प्रयोग करते थे। तांबे का ये लोग, तांबे के उपकरण ये भी लोग बनाते थे। ये तांबे के उपकरण क्या करते थे, ये लोग बनाते थे, तांबे के ये उपकरण बनाते थे। तांबे के उपकरण क्या करते थे, ये लोग भी बनाते थे। और इंपोर्टेंट करके लिख लीजिएगा यहाँ पे, टेराकोटा का, टेराकोटा का ये लोग क्या करते थे, टेराकोटा ये लोग बनाया जाता था। इस सभ्यता में टेराकोटा बनाया जाता था ना। टेराकोटा का मतलब ये होता है कि मिट्टी, मिट्टी से बने उपकरण, जैसे मिट्टी, मिट्टी से जैसे कि हाथी बन गए, बना दिए, घोड़ा बना दिया, बैल, ऐसे। हाँ, जैसे टेराकोटा एक तक मिट्टी से बने उपकरण होते हैं। जैसे भारत, ये उत्तर प्रदेश का दिया जो है, गोरखपुर का जीआई टैग दिया गया है टेराकोटा को। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें जैसे कि मिट्टी के हाथी हो गए, बैल हो गए, फिर उसके बाद कोई देवी देवता, ऐसे ये लोग क्या करते हैं, मिट्टी से बना देते थे, बनाते हैं, अभी भी बनाते हैं, जीआई टैग दिया गया है गोरखपुर को। तो यहाँ पे जो जो मिट्टी से बने उपकरण होते थे उन्हें ही टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब ये संस्कृतियां खत्म हो गई। अब संस्कृतियों के बाद हम लोग आते हैं अगली संस्कृति के ऊपर, जो सिंधु घाटी सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता हमें, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता है, हमारी सभ्यता है। और यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीति, धर्म, ये सारी चीजें जानेंगे। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। जी, सिंधु घाटी सभ्यता नियोजित सभ्यता थी। सबसे नियोजित का मतलब होता है, जैसे आप अपने घर में अगर अपना आप घर बना रहे हो, तो आप घर में देखते हो कि आपका रूम कहाँ रहेगा, किचन कहाँ रहेगा, बाथरूम कहाँ रहेगा, खाने का जो रूम कहाँ रहेगा, हॉल कहाँ रहेगा, डाइनिंग में जो हॉल होता है वो कहाँ रहेगा, फिर उसके बाद सिनेमा घर कहाँ रहेगा, फिर उसके बाद एक चीज और, लिविंग एरिया कहाँ रहेगा। ये सारी चीजें आप जो व्यवस्थित करते हो, वो हम लोगों को देखने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता नियोजित सभ्यता थी। नियोजित का मतलब हम आपको बता दिए अभी कि जैसे आपका घर व्यवस्थित होता है, जैसे लिविंग एरिया, बाथरूम, किचन, आप रहने का रूम, जिम रूम, फिर उसके बाद जो डाइनिंग रूम कहाँ होगा, फिर ये सारी चीजें आप व्यवस्थित करते हो, वही ये सिंधु घाटी सभ्यता में पाया जाएगा। आप सारी चीजें, इसीलिए कहा जाता है कि भारत की पहली नियोजित सभ्यता भी इसको कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का समय कैसा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय था, आप देखोगे तो 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक ये सभ्यता रही। सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक रही, तो 2500 बीसी से लेकर के ये 1750 बीसी तक रही। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली क्या है, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख लेते हैं कि ये सभ्यता जो थी, इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सबसे पहले ही इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ये कांसा जो है, ये कांसा जो है, कांसा जो है आप देखोगे तो ये कांसा, ये तांबा और टीन से बनता है ना, टीन से बनता है। ये कांसा तांबा और टीन से बनता है, मिश्र धातु है कांसा। कांसा क्या है, कांसा एक मिश्र धातु है। ठीक है,
कांसा क्या है? कांसा एक मिश्र धातु है, यहीं पे लिख लीजिएगा। कांसा क्या है? एक मिश्र धातु है, धातु है, मिश्र धातु। कांसा क्या है? मिश्र धातु है। तो कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है। फिर उसके बाद देखा जाए तो भारत की विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक थे, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक पहली ये एक सभ्यता है, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। एक सभ्यता है कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, कई प्राचीन सभ्यताएं थी, उनमें से एक सभ्यता ये है कि एवं सिंधु घाटी सभ्यता आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद देखा जाए तो भारत की पहली शहरी सभ्यता इसको कहा जाता है, भारत की पहली शहरी सभ्यता, भारत की पहली। अब मैं आप थोड़ा सा पेन अपना लिखने का थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ। भारत की पहली नियोजित पहली शहरी सभ्यता ना, भारत की पहली शहरी सभ्यता, शहरी सभ्यता, शहरी सभ्यता। तो आप यहाँ पे शहरी का प्रयोग किया गया है, तो शहरी का मतलब आप समझते हो कि आज आप लोग जो हम लोग गांव में रह रहे हैं, और उस समय जो था, जो आज आपका जो गांव इधर है, शहर इधर है, तो वो लोग शहरों की तरह, जैसे आप शहरों में देखोगे ना, घर के बगल से जो रोड निकल गया है, फिर उसके बाद नाली है, तो नालियों को जो है नालियों को उनका पानी गिरने के लिए एक छोटा नाला बनाया गया और छोटे नाले को बड़े नाले में अटैच कर दिया गया है। आज आप देख रहे हो अपने यहाँ पे जो शहरों में जो होता है, छोटी नालियां मिल जाती है किसी एक बड़े नाले से, फिर उसके बाद वो कहाँ मिल जाता है? बड़े गटर से मिल जाता है, बड़े नाले से वो जाकर के मिल जाता है, और वो नहर कहाँ चला जाता है? नदियों तालाबों में जाके गिर जाता है। उस समय ये लोग ऐसे व्यवस्थित थे। दो दरवाजे आप भी शहरों में देखोगे, यहाँ पे भी दो दरवाजे होते थे, तो वहां पर भी ऐसे लोग रहते थे। इसीलिए कहा जाता है भारत की पहली शहरी सभ्यता जो थी सिंधु घाटी सभ्यता थी। उस समय सोचो 2300 पहले, आज से कई हजार साल पहले वो लोग इतने व्यवस्थित थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। और इसको क्या कहा जाता था? इसकी खोज जॉन मार्शल ने की थी। तो इसकी खोज किसने किया था? इस सभ्यता की खोज जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। इस सभ्यता की खोज जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था। किया गया था। इस सभ्यता की खोज किसने? जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था। फिर उसके बाद देखा जाए तो भारत की पहली नियोजित सभ्यता यही है, भारत की पहली नियोजित सभ्यता नियोजित अभी मैंने आपको बताया, दोबारा मैं इसको नहीं बताऊंगा, आप दोबारा समझ लीजिएगा कि नियोजित का मतलब वही होता है जो आप आज प्लान कर रहे हो, उसे ही कहा जाता है नियोजित सभ्यता। ठीक है, फिर अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसके समकालीन कौन कौन सभ्यताएं थी, तो इसके समकालीन सभ्यताएं आगे लिखेंगे, लेकिन पहले हम लोग लिख लेते हैं इसके प्रारंभिक जो खोजकर्ता हैं, इस सभ्यता के प्रारंभिक खोजकर्ता दयाराम साहनी और दूसरे हैं राखालदास बनर्जी हैं। इसके प्रारंभिक खोजकर्ता कौन कौन है? दो ही लोग हैं इसके प्रारंभिक खोजकर्ता तो कई हैं, लेकिन प्रारंभिक शुरुआती खोजकर्ता के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, तो दो है, एक दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे बढ़ेंगे कि इसके समकालीन सभ्यताएं कौन कौन थी, और फिर उसके बाद इसके विस्तार का क्या है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है। बस उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, मिटा देता हूं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो आप इस समय सोच रहे हो,
ये सभ्यता उस समय बहुत डेवलप थी। अब आपका दिमाग खुलेगा कि जो हम लोग इस समय अपने आप को समझते हैं कि हम लोग बहुत आगे हैं, तो हम लोग इतना आगे नहीं है, बस हम लोग एक टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा महारत हासिल कर लिए हैं, नहीं तो ये सारी चीजें उस समय ये लोग थे, ठीक है, व्यवस्थित ये लोग थे। समकालीन सभ्यता, समकालीन सभ्यताएं, इसके समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? तो पहली सभ्यता आपको देखने को मिलेगा, तो पहली सभ्यता कौन थी? तो पहली सभ्यता जो थी तो मिस्र की सभ्यता थी। मिस्र मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे स्थित है, के किनारे स्थित है। दूसरी सभ्यता आपको देखने को मिलेगी यांग टीशी क्यांग की सभ्यता, यांग टीशी क्यांग की सभ्यता, सॉरी सभ्यता, ये चीन में स्थित है, इसे चीनी सभ्यता भी कहा जाता है, चीनी सभ्यता। यांग टीसी नदी के किनारे स्थित है, यांग टीसी नदी के किनारे स्थित है, यांग टीसी नदी के किनारे ये स्थित है। और तीसरी सभ्यता आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता मिलेगी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता आपको देखने को मिलेगी। मेसोपोटामिया की सभ्यता है, दजला फरात नदी के किनारे स्थित है, दजला फरात नदी, ये सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? दजला फरात नदी के किनारे स्थित है। लेकिन यहीं पे आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो इसके बाद आप ये देखोगे कि इसका क्षेत्र कहां तक है, ये इसका क्षेत्र कहां कहां तक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र विस्तार कैसा था, ये मिटा दें हम, ये हम मिटा दें, मिटाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे नहीं हो, चलो ठीक है, यहीं पे हम लिख देते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी का विस्तार, सिंधु घाटी क्षेत्र का विस्तार, ठीक है, घाटी क्षेत्र का विस्तार, सिंधु घाटी क्षेत्र का विस्तार अगर देखा जाए तो 3 देशों में, पहला अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में एक सोतधोई नाम का एक आ जाता है, एक क्या नाम है कि सोतधोई नाम का एक स्थान है, वहां पे सोतधोई नाम का एक स्थान है, वहां पर ये देखने को मिलता है। दूसरा है आपको पाकिस्तान, पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा कई स्थान है, जैसे मोहनजोदड़ो, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा हड़प्पा, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि आमरी है, आमरी है, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा बालाकोट है, हड़प्पा है, बालाकोट है, बालाकोट है, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा चनहुदड़ो है और सुत केंगडोर है, चनहुदड़ो है, फिर सुत कांगेडोर है, सुत कांगेडोर, ये सारी सभ्यताएं, ये सभी स्थान जो हैं ये पाकिस्तान के स्थित है। और फिर उसके बाद तीसरा देश है वो भारत है,
भारत में अगर स्थान देखा जाए तो भारत में किस किस स्थान में ये सिंधु घाटी सभ्यता के उपकरण मिले हुए हैं, ये किस किस स्थान तक फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता, तो यहीं पे आपको जो है कालीबंगा मिलेगा, कालीबंगा, कालीबंगा मिलेगा। कालीबंगा के बाद आपको बनावली, कुड़ाल, बनावली, बनावली, कुड़ाल, फिर आपको उसके बाद आप देखने को मिलेगा राखीगढ़ी हो गई, धौलावीरा हो गया, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, धौलावीरा, धौलावीरा हो गया, धौलावीरा हो गया, फिर उसके बाद आलमगीरपुर हो गया, रंगपुर हो गया, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, रंगपुर, रंगपुर हो गया, आलमगीरपुर हो गया, रंगपुर हो गया, लोथल हो गया, रोपड़ हो गया, लोथल, रोपड़, और भी बहुत और भी हैं, जैसे कि जो आपको इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ कि इतने जो क्षेत्र में क्या था भारत में सिंधु घाटी सभ्यता इतने क्षेत्रों में फैली हुई थी। ठीक है, कालीबंगा, बनावली, कुंडाल हो गया, राखीगढ़ी, धौलावीरा, आलमगीरपुर, रंगपुर, लोथल, रोपड़, ये सभी चीजें सभी स्थान पर फैला हुआ था। फिर पाकिस्तान में देखा तो मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा, आलमगीर जो आमरी हो गया, बालाकोट, चंदहुदड़ो, सुटकांगड़ोर, यहाँ तक ये क्षेत्र में ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ था। अफगानिस्तान में सोरतधोई नाम का एक स्थान है, वहां पे ये फैली हुई थी, सोरतधोई नाम के स्थान पर वहां पे ये क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। और आगे आ जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार देखा जाए तो उत्तर पश्चिम में कैसा था। मैं देख लेता हूं समय कितना हो गया है। ठीक है, समय जवाब दे दिया है तो हम यहीं पे रखेंगे, और कल हम लोग कल क्या जानेंगे वो आप अगर तैयार करके आएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आज तो डिजिटल जमाना हो गया है, मोबाइल से भी आप देख सकते हो, आगे भी कर सकते हो। तो हम लोग कल जानेंगे, तो कल हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जानेंगे कि उत्तर से जो दक्षिण तक इसका कितना विस्तार था, और पूरब से पश्चिम तक इसका कितना विस्तार था। फिर उसके बाद इसका नामकरण के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद इसके धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में, फिर उसके बाद इसके जो नियोजन, शहर नियोजन के बारे में, और फिर उसके बाद ये सारी चीजें, फिर उसके बाद इसके स्थल के बारे में जानेंगे, और स्थलों में क्या क्या मिला है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, और अपने तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहिएगा, आगे बढ़िएगा, अपने लक्ष्य को प्राथमिक स्थिति मान करके आगे बढ़िएगा। ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार। बात